सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। और शुरू करते हैं आज के जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स। पहला हंटिंगटन डिजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पर साइंस वाले पेज में डिटेल में आया है। क्लाइमेट माइलस्टोन, ये भी साइंस वाले पेज में आया है। स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, स्लिम के ऊपर डिस्कस करेंगे। और ह्यूमन ट्रांसफर ऑर्बिट क्या है, तो ये ज़्यादातर साइंस के ही टॉपिक्स हैं। ये एक एनवायरनमेंट का टॉपिक है और फिर मेंस का जो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। अगर आज आप एडिटोरियल्स में देखोगे तो कुछ टॉपिक्स हैं जो हमने ऑलरेडी कवर किए हैं, तो वो रिपीटेटिव हो जाएगा। और काफ़ी सारी चीज़ें अगर कुछ नया आता है तो वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपकी डिस्कस होती ही हैं। अब जैसे हम लोगों ने 2-3 दिन में इकोनॉमी के काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया, आज कुछ ये नया हमें मिला तो वी आर डिस्कसिंग। सो क्वेश्चन देख लो। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ है ये क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन फूड सिस्टम। भारतीय खाद्य प्रणाली पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की व्याख्या कर। 10 नंबर में लिखना है। कोई क्वेरी है आप मुझे इस नंबर पर रीच कर सकते हैं। ये नंबर आप देख लें। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो। ये जो एडवांस करंट अफेयर्स का जो कोर्स है जो कि सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर, इसमें 50% ऑफ है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा आप लोग सीरियस लें। इसमें टोटल 50 टेस्ट हैं। जैसे आप 5am सीरीज देखते हो ना, तो उसमें क्वेश्चन का लेवल आप देखो अच्छा रहता है। इसी तरीके से वो वैसे ही क्वेश्चन 2 साल के कवर होंगे। तो यहाँ पे अगर आप पर टेस्ट कॉस्ट भी निकालोगे तो मतलब कितना कॉस्ट आएगा, 12-15 रुपये, 20-15 है ना। साथ में PDF भी रिवीजन का मिलेगा। टेस्ट रहेगा तो आपको पता है मेरा टेस्ट है तो कुछ बहुत पढ़ोगे भी, रिवाइज भी होगा। तो इसमें वन लाइनर करंट अफेयर्स नहीं है, अच्छे खासे लेवल के प्रश्न हैं। 10 टेस्ट आप लोग मिस कर चुके हो, 11वां टेस्ट ना मिस करो, तो इस टेस्ट इसका हिस्सा बन जाना। और अभी 50% ऑफ है। इसमें कोड रहेगा, उस पर मतलब अपने आप अप्लाई हो जाएगा, ऐप में जाके ज्वाइन कर लेना। ये मेंटरशिप प्रोग्राम है, मैंने बार बार आपको कहा है, इस मेंटरशिप प्रोग्राम का जो 24 की तैयारी कर रहे हैं उनको मिस नहीं करना है, ठीक है। और ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है इसमें पूरी चीज़ें मैंने आपको बार बार डिस्कस की है। और आपको जिन्होंने ज्वाइन किया विद रिसिप्ट आपको मुझे मेल करना है और सारी इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करनी है। ये सारी कि आपके सोर्सेस क्या हैं, ये सब आंसर करना उस मेल के अंदर। एक हम प्लान बनाएंगे कि इन सबको कहाँ कहाँ से पढ़ना है, और 10 तारीख से फिर वो सारी चीज़ें कि सब के लिए मैं आपको टारगेट दूंगा, रिव्यू लूँगा, आप लोग ज्वाइन करेंगे। एक लिंक रहेगा जिस लिंक में आप लोग साथ में पढ़ाई करेंगे। हर दिन का टारगेट रहेगा आपको कि इस समय पढ़ना है, आपको वो सारी चीज़ों को फॉलो करना है। जिनका प्रीलिम्स, जिनको लगता है कि नहीं नहीं मेरा आसानी से निकल जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है, तो फिर आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज ना करें, जैसा करें। बट जो पहली बार दे रहे हैं और प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, तो आप लोग जरूर से इसका हिस्सा बने। क्योंकि अगर हम इनको बहुत अच्छे तरीके से सोर्सेस को करें, रिवीजन प्लान लेकर चलें, सब कुछ रहेगा, तो प्रीलिम्स निकलना ही है, उसमें कोई दिक्कत कभी नहीं होगी। तो इस मेंटरशिप प्रोग्राम का जरूर से हिस्सा करें, जिसमें मैं पूरी अपना एक्सपीरियंस भी यूज़ करूँगा। और ये सब चीज़ें हम लोग करेंगे। PIQs पे भी फोकस रहेगा, कौन सी किताब में क्या पढ़ना है, किताब कितने कौन से पेज पढ़ने हैं, सब कुछ इसके अंदर ही आपका रहेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ सौरभ पांडे CSE ऐप के अंदर है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और डिटेल आप जाके www.saurabhpandeupsc.com वेबसाइट से भी ले सकते हो। अब देखते हैं, साइंटिस्ट आर यूजिंग फ्रूट फ्लाइज टू फाइंड क्लूज टू हंटिंगटन डिजीज। अब यहाँ पे इन्होंने जो रिसर्च है उसको पब्लिश किया। अब देखो इस चीज़ को समझो, न्यूज़पेपर में अगर इस टाइप की रिसर्च स्पेसिफिक साइंस के ऊपर कर रहा है, और मैंने आपको क्या कहा कि अगर आप उठा के देखोगे ना रिजल्ट को भी, जैसे अभी एक PDF भी मैंने आपसे डिस्कस की थी, देख लो 85-90% लोग BTech BE से हैं। वो वीडियो बना के विद UPSC का डेटा जो एक उन्होंने PDF डाली थी अभी पिछली बार जो इंटरव्यू दिए थे उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखना, तो सब BTech ऐसे ही सारे सेलेक्ट हो रहे हैं। क्या रीज़न है इस पर भी मैंने अलग से, मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन एक सेपरेट वीडियो हम लोगों ने डिस्कस भी कर रखा था इसका क्या रीज़न है। तो देखो न्यूज़पेपर में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, स्पेशल वो साइंस इशू दे रहा है, क्या उनको क्या मिलता है इससे करने का, कुछ तो है ना। और अगर आप देखोगे साइंस है, ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है, इंटरनेशनल आस्पेक्ट है, ये ऐसे डायनेमिक आस्पेक्ट हैं कि जो भी आप स्टैटिक में पढ़ो ना, उनका एप्लीकेशन इन्हीं के माध्यम से आपको सीखना है। जैसा जहाँ से भी आप स्टैटिक पढ़ो, चलो उनको करने के बाद आपको एप्लीकेशन यहाँ पे करना है। तो स्टैटिक और इसको साथ लेकर चलोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। इसलिए मैंने हमेशा आपको कहा है कि कभी भी जो आपको नोट्स बनाने हैं वो नोट्स आपको
मतलब डेट वाइज करंट अफेयर नाम से नहीं बनाने हैं। फोल्डर बना के रखो, A4 साइज पेज निकालो। जैसे मैं बोलता हूँ साइंस का टॉपिक है तो साइंस के अंदर लिखो, IR का टॉपिक IR के अंदर लिखो, एग्रीकल्चर का टॉपिक एग्रीकल्चर पे लिखो। आप देखना 2-3 महीने में कितना अल्टीमेट नोट्स बनते हैं आपके। अपना जहाँ से भी स्टैटिक पढ़ते हो स्टैटिक को और दोनों को कंबाइन करो। जैसे पॉलिटी स्टैटिक आपने पढ़ी और पॉलिटी जो है साथ में ही एडवांस टॉपिक्स भी उनके साथ में ही कर लिया। तो इस तरीके से अप्रोच आपको सिविल सर्विस में बहुत बहुत हेल्प जो है वो करेगी। और इस प्रकार का अप्रोच आप किसी मैगजीन के माध्यम से आप नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना, जो अभी प्रेजेंट पैटर्न है। चलो यहाँ पे हम लोग इस डिजीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये बीमारी क्या है, ये इसमें देखो मेंस का तो कोई प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन इस डिजीज़ की अगर हम बात करें तो इसे हंटिंगटन डिजीज़ बोलते हैं। इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, मतलब ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को हो सकता है। और इसमें क्या होता है, जो नर्व सेल्स जो हमारी ब्रेन होती है, देखो ब्रेन में जो नर्व सेल्स होती हैं यही सब कुछ मैनेज करती हैं। तो ये जो नर्व सेल्स होती हैं इनका ब्रेक डाउन हो जाता है एंड ये कुछ मतलब ऐसे एरिया को अफेक्ट करती है जिनके माध्यम से जो ब्रेन का जो हिस्सा है वो हमारे शरीर के मूवमेंट और इन सबको कंट्रोल करता है। जो शरीर का कंट्रोल, जो भी हमारा मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है। अब इसमें फिर अगर मान लो शरीर के मूवमेंट और इस सब में कंट्रोल नहीं तो बहुत सारी फिर इश्यूज देखने को जो है वो मिलता है। अनकंट्रोल्ड मूवमेंट है पर्सन के फिंगर्स का, जैसे ये मूव कर रहा है, फीट है, फेस है, उस पर मूवमेंट आपका होता रहेगा। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जो नर्व्स होती हैं, जो ब्रेन में आप मानो नसें जो हैं या जो पार्ट है ब्रेन का जो इनको मैनेज करता है या कंट्रोल करता है, वो उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। और ये आप याद रखना, ये बीमारी इनहेरिटेड मतलब पेरेंट्स से भी बच्चों को ट्रांसफ़र आपका हो सकता है। हु इज़ मोर लाइकली टू गेट हंटिंगटन डिजीज़, है ना। तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जैसा अभी हम डिस्कस भी कर रहे हैं। पेरेंट्स से चाइल्ड को ट्रांसफ़र हो सकता है। अब इसमें आगे डिस्कस करेंगे। इस पर एक लाइन जैसे अगर आप देखो क्या लिखा हुआ है कि इसमें क्या है कि कोई जो स्पेसिफिक कुछ जीन होती है उस जीन में म्यूटेशन हो जाता है, मतलब उसमें बदलाव हो जाता है। सो पर्टिकुलर जो जीन है म्यूटेशन उसमें देखने को मिलता है। लाइक पेरेंट्स टू चाइल्ड में अगर ये ट्रांसफ़र होता है तो एक पर्टिकुलर जीन होती है, उस जीन में बदलाव होता है और वो जीन बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकती है, जिसकी वजह से देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये बीमारी बच्चों को भी हो जाएगी। लेकिन पेरेंट्स से बच्चों में हो सकती है और कई बार होता है बच्चों में ही मतलब इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो उसको भी पहली बार में हो सकता है अगर उस जीन में कोई बदलाव या म्यूटेशन जो है वो देखने को मिलता है। सो अगर पेरेंट्स के को ये बीमारी है तो बच्चों को 50% चांस है उनको ये बीमारी जो है वो हो सकता है। इवन ये भी हो सकता है कि अगर मान लो फैमिली कोई हिस्ट्री ना हो इस बीमारी से रिलेटेड, लेकिन म्यूटेशन की वजह से मतलब जीन में परिवर्तन की वजह से स्पोरेडिक SD हो सकती है, मतलब कुछ सडन म्यूटेशन हो गया और अपने आप ये बीमारी हो सकती है। ये याद रखना है। अब ये भी याद रखना है कि ये जो बीमारी है ये एक जीन में म्यूटेशन की वजह से होती है जो कि प्रेजेंट है एक प्रोटीन में जिसका नाम हंटिंगटिन करके प्रोटीन है। इसीलिए ये बीमारी का नाम भी इसी से डिराइव किया गया है कि एक प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन जो हमारे शरीर में उससे रिलेटेड एक जीन है उसमें बदलाव होता है। उस प्रोटीन का नाम हंटिंगटिन करके ये प्रोटीन है। एंड इसकी वजह से जैसे मान लो सपोज करो ये जो बदलाव हो रहा है इसकी वजह से क्या होता है कि जो DNA है, DNA को बनाने वाले जैसे साइटोसिन, एडेनाइन, गुआनिन है, वो अपने आप को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करते हैं। जैसे ये आप मानो जैसे एक दीवार होती है, दीवार में ईंट होती है, ऐसे ही मान लो दीवार को DNA मानो और DNA में जो ईंट का काम करते हैं वो ये आपके हैं एडेनाइन, साइटोसाइन, एडेनाइन, गुआनिन, ठीक है। तो थाइमीन ये भी होते हैं, बट यहाँ पे साइटोसिन, एडेनाइन, गुआनिन रखा है और ये अपने आप को रिपीट करते हैं। सपोज करो कि अगर एक दीवार है, दीवार में अगर 10 ईंट लगानी है तो अब वो 10 का 20 हो जाए तो दीवार का स्ट्रक्चर इधर हो जाएगा। ऐसे ही DNA के ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो DNA को बनाते हैं उनमें रिपीटेटिव हो जाता है, मल्टीपल टाइम रिपीट हो जाता है। और क्यों होता है, बिकॉज ऑफ दिस जीन की वजह से, जो कि प्रोटीन जिसका नाम हंटिंगटिन करके है, ठीक है, हंटिंगटिन टिन मतलब ये मत लिखना, हंटिंगटिन करके है जिस में जो जीन रिलेटेड है उसमें म्यूटेशन हो जाता है। अब इसमें एक स्पेसिफिक पॉइंट मेंशन है कि जो जिसे हम कहते हैं ग्लूटामाइन रिपीट्स। अगर आपको ये समझना है कि अगर सपोज करो कि रिसेंटली ग्लूटामाइन रिपीट्स शब्द न्यूज़ में है तो किससे रिलेटेड है, तो ग्लूटामाइन रिपीट्स बेसिकली ये लिंक्ड है DNA, मतलब ये लिंक्ड है इस SD डिजीज से।
एंड यहाँ पे आपको ध्यान रखना, जिस पेशेंट के या जिस भी पर्सन के ये बीमारी होती है तो स्पेसिफिकली एक म्यूटेटेड जीन होती है जिसका नाम STT हम कहते हैं, इस जीन में होता है। और ये जो जीन है ये जीन ही रिलेटेड है इस प्रोटीन से जिसे हम हंटिंगटिन भी बोल रहे हैं या STT बोलते हैं। एंड जो भी हमारे नर्व सेल्स होते हैं, जैसे मान लो जो ब्रेन के नर्व सेल्स होते हैं, जो नर्व सेल्स होते हैं उनमें ये प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है। अब उस प्रोटीन में बदलाव हो जाए बिकॉज ऑफ द जीन, तो फिर आप कह सकते हो ये बीमारी देखने को मिलती है। बस इतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन कुछ पॉइंट्स याद रखना है। नॉर्मल जो STT जीन होती है उसमें आप कह सकते हैं स्ट्रेच ऑफ DNA प्रेजेंट होता है। लाइक आप ये समझो कि जैसे अभी हमने देखा कि जो DNA है उसकी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसमें कुछ पार्ट रिपीटेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे भी यही सी बात रखी है, इसमें कहा गया कि यहाँ पे जो एक प्रोटीन है, नंबर ऑफ टाइम्स द अमीनो एसिड ग्लूटामीन इज रिपीटेड। तो ये ग्लूटामीन रिपीट्स शब्द किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विद दिस डिजीज कॉल्ड एज, है ना, SD। ठीक है, जैसे मान लो मैं एक चश्मा लगा के रखा हूँ, अब एक चश्मा है तो दिख रहा है, अब एक चश्मा है उसे 5 चश्मे और आगे लग जाएं तो ना दिखेगा और अजीब सा हो जाएगा। तो ऐसे ही मान लो ये जो प्रोटीन है, अमीनो एसिड जो प्रोटीन का बेसिक स्ट्रक्चर बनाती है, मतलब अमीनो एसिड ही मिलके प्रोटीन बनाती है, तो उसमें अगर कुछ ऐसे अमीनो एसिड से बहुत बार रिपीट हो जाए अपने आप को करेंगे तो DNA में भी रिपीट हो रहा है, फिर उससे रिलेटेड प्रोटीन है उससे भी रिपीटिशन हो रहा है, तो इसकी वजह से बीमारी हो जाती है। तो आप खुद सोचो कि बहुत आप कह सकते हैं कि एक मैटर ऑफ कंसर्न भी रहता है जिसमें इस पर लिखा है कितनी बार रिपीट होता है कितनी बार नहीं होता है, इतना डिटेल नहीं जाना। और इसमें यह भी कहा गया है कि एक स्पेसिफिक एक जीन को भी इन्होंने जो है स्टडी जो कर रहे थे, तो इन्होंने जो ये फ्रूट फ्लाई के ऊपर जब स्टडी की तो उसमें स्पेसिफिक जीन भी आइडेंटिफाई किया फ्रूट फ्लाई के कंटेक्स्ट में, जिसका नाम YOD1 रखा गया। इट हैज़ बीन कॉल्ड एज YOD1। तो इस जीन को आइडेंटिफाई जो है किया गया कि इसका ओवर एक्सप्रेशन या एक्सेसिव एक्सप्रेशन, मतलब अपने आप को ज़्यादा, ये जब जीन बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करती है उस स्थिति में बीमारी भी देखने को आपको मिलती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज सिग्निफिकेंट क्लाइमेट माइलस्टोन ऑफ 2023। ठीक है, सिग्निफिकेंट क्लाइमेट माइलस्टोन ऑफ 2023 क्या क्या है। अब इसमें देखो मेंस का क्वेश्चन भी मैंने इसमें फ्रेम किया है। अब इसमें जो भी कुछ फैक्ट्स आप मेंशन कर सकते हो। आज जो भी बात है वो 2023 में, अगले साल और ज़्यादा बढ़ेगा। मैटर ऑफ कंसर्न हमारे लिए होता है टॉपिक ऑफ क्लाइमेट और ज्योग्राफी कंटेक्स्ट में, मतलब एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी कंटेक्स्ट में रखना। तो ये 2023 में हॉटेस्ट ईयर है, हाईएस्ट सी सरफेस टेम्परेचर इसमें रिकॉर्ड आपका किया गया है। अब सपोज करो, कमेंट सेक्शन बताओ कि अगर टेम्परेचर समुद्र का बहुत बढ़ेगा तो इसके 2 मेजर इम्पैक्ट बता दो। चलो लिंक करके बताओ कि अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ेगा तो इससे हमारा कोस्टल इकोलॉजी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप बढ़िया तरीके से जो मैंने समझाया, सी लेवल राइज और ये सब, और कई बार स्ट्रॉम सर्ज और ये सब भी पढ़ाया हुआ है, तो आप कमेंट करके बताओ कि अगर जो टेम्परेचर है, अगर वो टेम्परेचर बढ़ता है, इफ़ देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इससे कोस्टल इकोलॉजी पर क्या असर पड़ेगा, या आप बताना। ठीक है, तो एक तो देखो हॉटेस्ट ईयर हो गया, दूसरा इसमें बोला हाईएस्ट सी सरफेस टेम्परेचर है, तीसरा लेट अंटार्कटिका सी आइस सी की बात करें तो वो भी, उसका भी एक्सटेंशन है, कम है हुआ है, मतलब ये ग्लेशियर्स है आर्टिक एंटार्कटिक रीजन में अगर देखा जाए तो एंटार्कटिक रीजन के जो ग्लेशियर है उसमें उसका अगर आप देखें तो उसका एक्सपेंशन भी काफ़ी जो है वो रिड्यूस हुआ है, तो ये भी है। फिर CO2 का लेवल आपका बढ़ा हुआ है। एंड यहाँ पे अभी जैसे COP28 के अंदर लॉस एंड डैमेज फंड भी आपका जो है लॉस एंड डैमेज फंड भी क्रिएट किया गया। इस पर हमने बहुत बड़ी चर्चा कर रखी है, COP28 के ऊपर हमने पूरा चर्चा कर रखा है। तो यू हैव अ लॉस एंड डैमेज फंड। तो वर्ल्ड्स फर्स्ट लॉस एंड डैमेज फंड जो है फॉर द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज जो क्रिएट किया गया था 2023, मतलब अभी जो मतलब प्रपोज तो इससे पहले वाले में कर दिया गया था, लेकिन COP28 के अंदर अंडर UAE डिक्लेरेशन इस चीज़ को फंक्शनल जो है किया गया। कमेंट सेक्शन बताओ कि कौन सी संस्था इनिशियली आइडेंटिफाई की गई है टू मैनेज लॉस एंड डैमेज फंड। पढ़ा होगा तो आप आंसर कर दोगे। दूसरा, फूड सिस्टम भी हमारा बहुत अफेक्ट होगा। देखो फूड सिस्टम कैसे अफेक्ट होगा। अब आप इंटरेस्टिंग चीज़ समझो कि अगर आई थिंक 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भी कहा गया। अच्छा, क्यों ऐसा फोकस किया गया? जैसे आप सपोज करो आप राइस उगा रहे हो, व्हीट उगा रहे हो, या कोई भी क्रॉप उगाते हो, हर क्रॉप को ग्रो करने के लिए एक रेंज ऑफ टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। जैसे मान लो अगर टेम्परेचर है, रेनफॉल है, विंड है, इन सब की ज़रूरत होती है, एक लेवल ऑफ मॉइस्चर है, जो भी सारी चीज़ें
किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए चाहिए। अगर उसमें सडन चेंज हो जाए, जैसे मान लो आप वीट उगा रहे हो, गेहूं उगा रहे हो, गेहूं को ठंड के टाइम पे उगाते हैं, तो अगर मान लो टेम्परेचर 35 डिग्री हो जाए, 30 के ऊपर हो जाए, तो पेड़ मर जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही अगर टेम्परेचर बढ़े, मान लो राइस उगा रहे हो, पानी की जरूरत, पानी ही नहीं होगा तो पेड़ मर जाएगा, उगेगा नहीं। तो आपको ऐसी क्रॉप्स को उगाना पड़ेगा जो कि इन स्थिति को झेल सके। मिलेट्स उनमें से एक है, ज्वार बाजरा, कोई भी अगर आप बात करो तो वो थोड़ा एक्सट्रीम कंडीशंस में भी उग सकते हैं। तो इसलिए फोकस क्या किया जा रहा है कि जैसे मान लो हमारा खाने की हैबिट जो है कि हम राइस, वीट और यही सब खा रहे हैं, हम ऐसी चीज़ों खा रहे हैं जो कि आप कह सकते हो कि वाटर इंटेंसिव भी है और बहुत ज़्यादा वनरेबल है अगर जलवायु परिवर्तन होता है। अगर जलवायु परिवर्तन हो तो बहुत ज़्यादा वनरेबल होंगे। इसका मतलब कि कुछ भी बदलाव होगा तो तुरंत वो पेड़ उग नहीं पाएंगे, तो आपका प्रोडक्शन रिड्यूस होगा। जैसे 2 साल का डेटा देखोगे, उसमें क्या था कि वीट के प्रोडक्शन में थोड़ा बहुत रिडक्शन जो देखने को मिला है, उसमें एक फैक्टर बोला गया कि मार्च के समय जब कटाई होनी होती है उससे पहले ही बहुत टेम्परेचर बढ़ गया, जिससे उसकी जो बालियां हैं, जिससे वीट के दाने निकलते हैं, वो जल गए, मतलब तो इससे प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया। जलने का मतलब वो प्रोडक्शन, जो बालियां हैं सही से बन नहीं पाई, और बनी भी तो अच्छे तरीके से नहीं बनी। तो यहाँ पे क्या है कि जो वीट का प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा, आपका प्रोडक्शन रिड्यूस होगा। आप चीज़ों को लिंक करो, अगर प्रोडक्शन आज रिड्यूस होता है, प्रोडक्शन के रिडक्शन से, जो प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन के रिडक्शन से व्हाट विल हैपन कि अवेलेबिलिटी रिड्यूस होगी। खाने की आदत हमारी वीट की है, इससे इन्फ्लेशन अपने आप होगा। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत है, सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। तो अब इसके लिए फिर हमें कई दूसरे टाइप ऑफ एग्रीकल्चर अपनाना पड़ेगा, जैसे या तो प्रोटेक्शन फार्मिंग और ये सब हम लोग कर सकते हैं, वो हम एक फॉलो कर सकते हैं। प्रोटेक्शन फार्मिंग जैसे पॉली हाउसेस और इस टाइप का क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए सारे लोग तो नहीं वो कर सकते। तो वी नीड टू फोकस ऑन मिलेट्स, जो बाजरा और ये सब जो है इनको उगाने में। अब उसके लिए फिर हमें अपना हैबिट को चेंज करना पड़ेगा, खाने की हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। अब इस चीज़ को सिंबॉलिक समझो कि जब आप देखोगे ऑनरेबल इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और बहुत सारे ऐसे जो लीडर ऑफ अपोजिशन, वो लोग एक जगह बैठ के और मिलेट के प्रोडक्ट्स को खा रहे थे। अगर आप देखोगे, कोई वीडियो भी है इसमें, तो वो क्या शो करना चाह रहे हैं कि इसके प्रति कंजम्पशन बढ़े, क्योंकि फिर गवर्नमेंट हैंडल नहीं कर सकती है राइस, वीट और ये सब। बहुत हम अगर मान लो हमारी हैबिट यही होती रही और है ना, सडनली इनका सब जो प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाए, 1 साल ही रिड्यूस हो जाए, तो आप इमेजिन करो फिर क्या हालत हो सकती है। तो इंडियन फूड सिस्टम बहुत अधिक इससे अफेक्ट आपका होगा, और इस चीज़ को रियलाइज भी किया गया है। ये एक चीज़ भी रियलाइज किया गया है। सो 70% जो फूड वी ईट, नियरली 500 मिलियन फार्मर्स एंड 76% ऑफ टोटल एमिशन फ्रॉम द ग्लोबल फूड सिस्टम। अगर इसमें मतलब जो मतलब ये 134 देशों ने कहा कि जो भी इम्पैक्ट है फूड इंडस्ट्री पे, उसको हम देखेंगे। तो अब आपको ये देखना, ये आपके लिए मेंस का प्रश्न बन जाएगा। जीएस पेपर 3 में फूड प्रोसेसिंग का क्या इम्पैक्ट, मतलब फूड प्रोसेसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, इस पे प्रश्न बन सकता है। या क्लाइमेट इम्पैक्ट फूड सिस्टम पे क्या है, ये आप जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये सब आप हाईलाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विल स्लिम रिवोल्यूशनाइज लूनर लैंडिंग। अब ये स्लिम एक टॉपिक है, साइंस का टॉपिक है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन्ड है। तो इन एरियाज को देखो फोकस करना, मैंने बार बार आपको कहा है कि पॉलिटी आप टैकल कर सकते हो, बट ये एरियाज ऐसे हाई स्कोरिंग होता है, इसमें बहुत ज़्यादा डायनेमिज्म नहीं है। तो जो पूछा अगर लिखोगे तो आपको 70-75%, 80% नंबर, मान लो 10 में से 6 से 7 नंबर भी मिल सकता है। बाकी दूसरे एरिया में इतना स्कोप नहीं होता है, चाहे पॉलिटी के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5 नंबर 10 में से हम कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा समझना, इनमें बहुत ज़्यादा डायनेमिज्म नहीं होता है, तो इस वजह से आप अच्छा स्कोर मेंस में कर सकते हो। आज के समय में देखो जीएस पेपर 3 में अब जो भी मेंस में प्रश्न अगर आप उठा के देखो, हम लोगों ने ऑलरेडी सेशन में उसको डिस्कस किया हुआ है। तो अंडरस्टैंडिंग और लिंकेज बहुत मैटर करता है। देखो इसको एक बार, विल स्लिम्स रिवोल्यूशनलाइज लूनर लैंडिंग्स, ठीक है, ये चीज़ आपकी हाईलाइट की गई है, इसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे लिए टॉपिक का नाम साइंस टेक में आप नोट कर लेना। तो यहाँ पे हम लोग 2-3 चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक ट्रांसफर ऑर्बिट भी डिस्कस करेंगे, स्लिम को भी डिस्कस करेंगे, लूपेक्स को डिस्कस करेंगे, लूपेक्स और जाक्सा और इसरो के बीच में, इसरो और जाक्सा के बीच में आप कह सकते हैं कि अभी कोलैबोरेशन की भी बात हो रही है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लोग इतना मतलब क्यों इतना मून या विश्व इतना अधिक मून में जाने का क्यों कोशिश कर रहा है, इसको समझना, ठीक है। कहा यह जाता है कि ये मतलब हाईलाइट किया जाता है कि जो मून में मौजूद हीलियम है, वो हीलियम हमारी एनर्जी नीड को कमिंग
मान लो 40,000 साल तक हमारे उस एनर्जी नीड को पूरा कर सकता है जो हीलियम मौजूद मून के अंदर है। तो एक अगर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी डेवलप हो जाए तो हीलियम इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है अर्थ में, और उसका यूज़ हम अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि कोल ओल तब तक वो सीमित नहीं रहेगा। दूसरी चीज़ आप देखो कि अभी देश जो है ना, जैसे मान लो क्या हो रहा है कि सब लोग सारे देश जाके ना मून के एरिया को कोलोनाइज कर रहे हैं। जैसे कोई साउथ पोल में चला गया, ऐसी सी जगह जा रहे हैं जहाँ हीलियम ज़्यादा मौजूद हो या कुछ मिनरल्स हो, रेयर मेटल्स हो, उस जगह जाके कोलोनाइज कर लिया। जैसे हम गए, हमने एक एरिया मार्क कर लिया, वहाँ पे हम प्रेजेंट हो गए। अब होगा क्या, जैसे 2032, 33, 34 जो टाइम पीरियड है, तो एक ट्रीटी है उस, क्योंकि अभी तो वो ग्लोबल कॉमन का हिस्सा है। जब एक नई प्रकार की ट्रीटी बनेगी 2032-33 के बाद में, तो उस समय जो जो देश वहाँ पे पहले से मौजूद हैं, तो वो अपना उस टेरिटोरियल क्लेम भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो बेटर पोजीशन में होंगे इन कंपैरिजन टू द कंट्री जिसका जीरो प्रेजेंस है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि देश जो है, जैसे चाइना अपनी कर रहा है, रशिया अपना करेगा, तो इस तरीके से हम लोग भी मिल के जापान के साथ और ये करके मून में अपने प्रेजेंस को बढ़ाएंगे। मून में प्रेजेंस करके फिर हम वहाँ के हीलियम का भी यूज़ कर सकते हैं, और उस टेरिटरियल, क्योंकि बहुत सारे लेवल पे आप कह सकते हैं उसका यूज़फुल होगा, तो जो टेरिटरियल क्लेम है उसको भी हो सकता है जो नई ट्रीटी में फिर नेगोशिएट किया जा सके। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, इस चीज़ को समझना, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, विल स्लिम रिवोल्यूशनाइज द लैंडिंग्स। तो यहाँ पे देखा जाए तो जापान स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून स्लिम है। इसका नाम क्या, ये एक स्पेस क्राफ्ट है जापान का, जो कि मून के लिए बनाया गया था। एंड जापान इसके बाद 5th कंट्री है टू सॉफ्ट लैंड और रोबोटिक क्राफ्ट और नेचुरल सैटेलाइट। अब इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सॉफ्ट लैंडिंग हार्ड लैंडिंग का क्या मतलब है। तो मतलब यहाँ पे आप देखो चंद्रयान 3 मिशन अगस्त में है, उसके बाद फिर ये जापान का ये मिशन भी लैंड किया है। तो यहाँ पे क्या है, इन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की है, तो 5th ऐसा देश बन गया। अब यहाँ 2 शब्द यहाँ पे मेंशन्ड, अगर आप देखो, एक तरफ सॉफ्ट लैंडिंग शब्द मेंशन्ड है, एक तरफ हार्ड लैंडिंग है। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है कि यहाँ पे इट्स अ कंट्रोल्ड डिसेंट इंश्योरिंग द क्राफ्ट सेफ एंड ग्रेजुअल टचडाउन, धीरे धीरे, जैसा है ना कि नीचे से बढ़िया धीरे 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 धीरे, ये सॉफ्ट लैंडिंग हो जाती है, ठीक है। तो इसमें कोई नुकसान नहीं होता। हार्ड लैंडिंग का है, ये क्रैश लैंडिंग भी बोलते हैं, और ये हायर स्पीड में एकदम से आता है और फिर वो ब्रेक व्रेक लगा के कम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट का डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। तो ये दोनों में अंतर है, सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग में, ठीक है। मतलब जनरली जैसे यहाँ पे देखो सॉफ्ट लैंडिंग में धीरे से एल्टीट्यूड धीरे 300, फिर ऐसे स्लो डिसेंट आपका हो रहा है और टच कर रहा है, ठीक है। तो ये सॉफ्ट लैंडिंग है। और क्रैश लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग एकदम तेजी स्पीड से लैंड करेगा। अब वो अनकंट्रोल्ड होगा, फिर कहाँ लैंड करता है, कैसे लैंड करता है, वो है। अब इसमें एक मून स्नाइपर शब्द भी मेंशन्ड है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो ये सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग का अंतर है। व्हाट इज स्लिम, स्लिम की अगर बात किया, ये एक स्पेस क्राफ्ट है बिल्ड एंड लॉन्च्ड बाय जाक्सा के द्वारा है। इसका वेट 590 है, स्पेसिफिक आप देख लेना, जो कि चंद्रयान 3 से 1/7 है, मतलब बहुत ही कम है। लाइक हमारा उसका वेट चंद्रयान 3 का 3900 किलोग्राम था, ये 590 kg का ही है। ये एक इसका है। एंड ये कहा गया इसमें मतलब कुछ टेलीस्कोप्स भी प्रेजेंट है ऑन बोर्ड ऑन S2A रॉकेट। फिर इसमें पहले भी इन्होंने, जैसे मान लो एक लैंडर बनाया था, उसका नाम है हकुतो RM1 लैंडर करके भी था, जो कि अप्रैल में क्रैश कर गया था। और ये जो स्लिम है, ये बेसिकली लाइटर है, और लाइटर की वजह से ये आप कह सकते हो लेस फ्यूल भी इसने कैरी किया है इन कंपैरिजन टू द चंद्रयान 3। मतलब चंद्रयान 3 से कम फ्यूल इसने यूज़ किया है, कैरी भी किया है साथ में, है ना। तो ये है, वेट भी कम है, 1/7 है, ये भी है। और ये भी कहा गया कि भले ये लाइट भी है। अब इस चीज़ में इंटरेस्टिंग समझना, यहीं से टॉपिक आएगा, नेक्स्ट टॉपिक आएगा, और यूपीएससी का लेवल यहीं से शुरू होता है। तो अब नॉर्मल एग्जाम में क्या होगा कि हाल में ही स्लिम जो है था न्यूज़ में, ये किस देश का रिलेटेड है, तो चलो जापान हो गया। बट हमें क्या समझना है, इसके और थोड़ा डेप्थ में जाना है, क्योंकि पेपर में आया तो हमें कोई कहीं से और मेहनत भी नहीं करनी है, थोड़ी बहुत एफर्ट करना है, तो वो मैंने ऐड कर दिया स्लाइड में ही, तो आप लोग देख लेना। अब इस चीज़ समझो कि इसमें क्या कहा गया कि यहाँ पे 2 शब्द, हॉमन ट्रांसफर ऑर्बिट में आगे अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा, अभी बस शब्द देख लो। तो यहाँ पे कहा गया कि उसका 1/7 तो वेट है, फ्यूल कम है, लेकिन फिर भी 1 महीने बाद वो पहुँचा। तो ऐसा तो मतलब अगर वेट कम है, कहते हैं ना वेट कम है, तो फिर जल्दी पहुंचना चाहिए, बट ये 1 मंथ लेटर जो है वो पहुंचा। अब ये एक रूट फॉलो किया जिसका हॉमन ट्रांसफर
और रूट ऑर्बिट आगे डिस्कस करेंगे। सो स्लिम ने 4 मंथ लिया बिकॉज इसने लंबा रास्ता अपनाया, बट ऐसा रूट अपनाया जिसमें फ्यूल का कंजम्पशन कंपेरेटिवली या फ्यूल एफिशिएंसी बेटर है, फ्यूल का कंजम्पशन आपका बेटर है। तो स्लिम जो है आप कह सकते हो कि अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहले एक बार थोड़ा सा मैं डायग्राम अगर हो तो उसको बता देता हूँ, उससे आपको क्लैरिटी एक आ जाएगी। तो यहाँ पे अब इसमें बहुत सारे टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा टर्म्स आ जाएंगे, तो ये थोड़ा सा आप समझना है ना, इसको समझो। इट्स वेरी मतलब अब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैंने एक शब्द यूज़ किया ट्रांसफ़र ऑर्बिट, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑर्बिट शब्द इस्तेमाल किया है। तो ऑर्बिट तो पता ही है आपको, जैसे मान लो कोई भी है, जैसे मान लो ये प्लैनेट है, अब ऑर्बिट का मतलब मान लो कोई ऐसे घूम रहा है तो वो एक जो रूट अपनाएगा उसको ऑर्बिट शब्द हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे सपोज करो ये ऐसे 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 करके ये कोई भी हमारा स्पेस क्राफ्ट घूमा इस टाइप से, अब हमें जाना इसमें है, तो ये ऐसे गया और इससे ये इसमें रीच कर गया, तो ये क्या है, ये ट्रांसफ़र ऑर्बिट है, ठीक है। ये जो है इसे हम ट्रांसफ़र ऑर्बिट बोलते हैं। हमारा एक ऑर्बिट ये है, हमें इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में जाना है, तो हम ऐसे तो नहीं सीधा चले जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से ये तेज़ी से स्पीड अप होता है, स्पीड अप होने के बाद स्पीड जैसे ही तेज बढ़ेगी तो ये टेंजेंशियल मूवमेंट अपनाते हुए ये यहाँ चला जाएगा, फिर ये इस ऑर्बिट को फॉलो करेगा, ठीक है। अब इसी स्पीड को बढ़ाएगा, नेक्स्ट ऑर्बिट भी जा सकता है। तो ये जो है ये इसी को हम इस ऑर्बिट को ट्रांसफ़र ऑर्बिट बोलते हैं। स्पेसिफिकली एक ऑर्बिट मौजूद है, ठीक है। तो इसमें ये इन्होंने कहा कि ये टाइम इसने ज़्यादा इसलिए लिया क्योंकि इसने इसी चीज़ को फॉलो किया, मतलब अपनी स्पीड को तेज़ी से ऐसे तेज़ी से घुमा, ऐसे तेज़ी से घुमा तेज़ी से, और घूमने के बाद फिर वो जो काइनेटिक एनर्जी उसने जनरेट किया, जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट किया उसके माध्यम से ही ये दूसरे ऑर्बिट में ट्रांसफ़र हुआ। तो मतलब इसे ये बहुत ही कंट्रोल्ड मूवमेंट हुआ। जैसे मान लो आपकी गाड़ी जा रही है और गाड़ी अगर आपकी गई और मान लो थोड़ी ढलान है ना, या थोड़ा रास्ता एकदम से हल्का हल्का ढलान में है, तो उसमें आपने क्या किया, या मान लो गाड़ी तो चलो खुद से चल रही है, साइकिल का एग्जांपल लेते हैं, तो आपने तेज़ी से चलाया तेज़ी से चलाया तेज़ी से चलाया, उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा हल्का सा ढलान आपने पैडल मारना छोड़ दिया, साइकिल चलती चली जाएगी। और एक आ रहा है कि वो एकदम से धीरे 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 आ रहा है, तो वहाँ भी जो हल्की ढलान में भी फिर उसे पैडल मारना पड़ेगा, तो जो पैडल मार आपकी एनर्जी ज़्यादा लगेगी। बट आपको पता है यार यहाँ से ढलान शुरू हो रही है और एकदम तेज़ी से साइकिल लेकर आए, फिर अपना पैडल छोड़ दिया तो वो आगे बढ़ जाएगी। इसी प्रकार के जो है इसने इस्तेमाल किया, मतलब ये जो स्लिम है इसने इसी तरीके का जो एक जो मूवमेंट है उसको अपनाया, ठीक है। तो और इसके लिए इसने ये जो एक ट्रांसफ़र ऑर्बिट का इस्तेमाल किया जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपको ये ट्रांसफ़र ऑर्बिट का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अब इसमें देखो हॉमन ट्रांसफ़र ऑर्बिट का कंसेप्ट आपको दिया गया। तो हॉमन ट्रांसफ़र ऑर्बिट क्या है, ये बेसिकली एक एस्ट्रोनॉट है उनके नाम पे ही है। तो ये देखो ये जो येलो में आप देख रहे हो ना, तो ये स्पेसिफिक ट्रांसफ़र ऑर्बिट है। तो ये ट्रांसफ़र ऑर्बिट एप्लीहॉन जो कि मार्स ऑर्बिट से कोइंसाइड करता है, मतलब ये ऐसा ट्रांसफ़र ऑर्बिट है जो कि कोइंसाइड करता है मार्स के ऑर्बिट से। और ये आपका अर्थ एट अ ट्रांसफ़र ऑर्बिट पेरिहेलियन, मतलब ये अर्थ के इस यहाँ से ये एक जगह है और यहाँ से जब मूव करेगा कोई भी तो वो रीच करेगा इस पोजीशन पे जो कि मार्स के ऑर्बिट से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये मतलब है ना, तो यहाँ पे अर्थ की पेरिहेलियन और मार्स का जो ऑर्बिट है दैट इज ट्रांसफ़र ऑर्बिट एप्लीहॉन कोइंसाइड विथ मार्स ऑर्बिट। तो इसका नाम आपका रखा गया है, जो इस ऑर्बिट का नाम है जो रखा गया है दैट इज दिस ऑर्बिट, दैट इज हॉमन ट्रांसफ़र ऑर्बिट शब्द इस्तेमाल किया गया। थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आपको। तो ये ऑर्बिट पेरिहेलियन मतलब closest approach to the sun will be at the distance of earth orbit, and एप्लीहॉन farthest distance from the sun will be the distance of Mars orbit. This is called as Hohmann transfer orbit, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा समझना, इसे हॉमन ट्रांसफ़र ऑर्बिट बोलते हैं। तो इस ट्रांसफ़र ऑर्बिट को हम ये बोलते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। दूसरी चीज़ आप थोड़ा सा समझो, ये एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखना, यहाँ पे विद बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, ठीक है, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। देयर इज दिस कंसेप्ट ऑफ अ मून स्नाइपर। मून स्नाइपर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि उसको लैंड करना है। अब लैंड जब उसे करना है तो एक तो लैंड पता नहीं कहाँ करेगा, मान लो चंद्रयान का 4 किलोमीटर का रेंज है, वहाँ पे लैंड कहीं भी लैंड कर सकता है, ठीक है। 4 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी लैंड करेगा। अभी हमको ये नहीं पता है कि एकदम फिक्स यहाँ पे लैंड करेगा। लेकिन स्लिम की खास बात क्या थी कि इसने बहुत ही मतलब बहुत ही कम रेंज रखा था, मतलब 100 मीटर का ही, कि 100 मीटर के अंदर ये लैंड करेगा। तो स्नाइपर होता है ना कि जब आप स्नाइपर मतलब आप तो क्या मारोगे, मतलब स्नाइपर में होता है ना कि एकदम टारगेट है उसको हिट कर देना।
तो वो जो लैंड कर रहा है वो एक बहुत ही पर्टिकुलर टाइट पोजीशनिंग में, मतलब इसी 100 मीटर तो बहुत ही कम होता, उसी पे लैंड करेगा। तो इसके लिए जो मतलब टेक्निकल शब्द इस्तेमाल किया, दैट इज मून स्नाइपर। इट मीन्स व्हाट कि वो एक रेंज है, बहुत ही छोटी रेंज है, और एग्जैक्टली विद प्रिसाइज वहीं लैंड करेगा। तो ये इससे मून स्नाइपर का एक जो है आप कह सकते हैं लाइक ये शब्द भी इस्तेमाल किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे हमारा जो है, हम 4 किलोमीटर डाउन रेंज और 2.5 किलोमीटर क्रॉस रेंज, इतना हमारा था। अब देखो आपका यूपीएससी का दिमाग क्या कहना चाहिए कि अच्छा अब ये टर्म अगर हम यूज़ कर लेते हैं डाउन रेंज एंड क्रॉस रेंज, तो ये क्या होता है। तो अब इसमें डायग्राम देखो, डायग्राम से आपको पता होना चाहिए, तुरंत पता चल जाएगा कि कोई भी जब हम बात करते हैं तो क्या इसका मतलब होता है। तो देखो यहाँ पे जैसे सपोज करो ये कोई लैंडिंग साइट है, सपोज करो ये लैंडिंग साइट है, ये लैंडिंग साइट है, ये नॉर्थ पोल है और ये लैंडिंग साइट है। तो ये जो है, जैसे मान लो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये डाउन रेंज हम शब्द यहाँ पे, जैसे मान लो ये जो है इसको हम डाउन रेंज बोलते हैं, एंड ये जो है इसे क्रॉस रेंज बोलते हैं। मतलब ये यहाँ से ले, जैसे ये व्हीकल है, ये डाउन रेंज है जो आपने मतलब कितने नीचे तक जा सकता है, और क्रॉस रेंज मतलब ये यहाँ से यहाँ तक ये रेंज है, ठीक है। मतलब मान लो आपने कहा कि हमारा ये रेंज है जहाँ पे लैंड होना चाहिए, हमने लैंड यहाँ पे, यहाँ ये नीचे वाला है इसको डाउन रेंज बोलेंगे, और इन दोनों के बीच को हम क्रॉस रेंज बोलेंगे, ठीक है। तो ये रेंज है, तो ये एक लैंडिंग साइट है, बॉडी सेंटर है, और यहाँ से आपका ये व्हीकल है, यहाँ पे ये रेंज है, और डाउन रेंज और रेंज के बीच में क्रॉस रेंज जो है वो होती है। तो ये टर्म किससे रिलेटेड है, थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन आपको समझना है कि दिस टर्म इज बेसिकली रिलेटेड विथ जो लैंडिंग साइट होती है ना, उससे रिलेटेड होता है। सो डाउन रेंज मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ द क्राफ्ट मोशन एंड क्रॉस रेंज मीन्स ऑन द अदर साइड। तो डाउन रेंज का मतलब होता है कि जो, जैसे मान लो कि जैसे मूव कर रहे हैं, जैसे मान लो ये ऐसे लैंड की और फिर ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। तो ये आपका मतलब हुआ कि जो मोशन है उसी डायरेक्शन में ही आपका जो मीन्स द क्राफ्ट मोशन, ठीक है, मीन्स इन द डायरेक्शन ऑफ द क्राफ्ट मोशन, ठीक है। और मतलब जो क्राफ्ट का मोशन उसी डायरेक्शन में। क्रॉस रेंज का मतलब दोनों किसी किधर भी साइड, मतलब जो रेंज है उसके दोनों साइड में आपका हो सकता है। सो ये जो भी है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो भी ये डिस्टेंस है ये स्पेसिफाई करती है कि कितना जो है, कितना इसने डिविएशन आपका कॉज किया है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अब दूसरी चीज़ क्या कहा, इसमें कहा गया कि धीरे धीरे कि यहाँ पे कहा गया कि स्लिम गॉट मून के पास स्लिम पहुँचा और ये स्लो डाउन नहीं हुआ है। जैसे मान लो ये फ्यूल कंजम्पशन चंद्रयान में ज़्यादा क्यों लगा, क्योंकि वो तेज़ी से मूव कर रहा था। मूव करने के बाद जब वो अपने टारगेट तक पहुंचा तो ब्रेक लगा के और फिर वो स्पीड स्लो डाउन किया, बट ये ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पे क्या है कि इसने मून की ग्रेविटी को पकड़कर और इस तरीके से अपने आप को डिफ्लेक्ट किया कि धीरे 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 जो लैंडिंग साइट है वहाँ तक पहुँच गया। इससे इसकी, क्योंकि जब आपको मतलब तेज़ी से जा रहे हो फिर आप स्लो करोगे तेज़ी से स्लो कर रहे हो, उसमें फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा। बट इसने ग्रेविटेशनल फोर्स और ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स यूज़ करते हुए मूव करता रहा और फिर स्पेसिफिक जो है टारगेट तक आपका लैंड करने का रखा इसने, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। एंड यहाँ पे कहा गया कि एक और भी मिशन था इसी सेम उसमें कंसेप्ट में काम किया था, जापान का जो है उसका नाम हिटेन रखा गया था, ठीक है। हिटेन नाम जो है ये यूज़ किया गया था। तो अब इसमें कहा गया कि अगर ये चीज़ें जो की जा रही हैं इससे फ़ायदा क्या है। तो देखो हमारा चंद्रयान है, इनका ये स्लिम हो गया। अब जो स्लिम हुआ है, स्लिम का जो ये एक्सपर्टीज़ है और चंद्रयान का जो एक्सपर्टीज है, दोनों को यूज़ करके जो हम फ्यूचर में लूपेक्स मिशन प्लान कर रहे हैं, जो इसरो और जाक्सा के बीच का लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है। तो ये क्या है, ये दोनों के बीच का जॉइंट वेंचर है जिसमें हम साउथ पोल और इन सबको एक्सप्लोर करना चाहेंगे और ये सब। तो उसके लिए फिर हमारी टेक्नोलॉजीज़ कोलाबरेट होंगी और वो टेक्नोलॉजीज़ स्लिम में भी टेस्ट ऑफ की हो जाएंगी और फिर ये जो लूपेक्स है उसके सक्सेस के लिए भी इम्पॉर्टेंट होंगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप यहाँ तक देखो ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन देख लो। सेशन अगर लाइव देख रहे तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें और लाइक जरूर से करें। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इंडियन फूड सिस्टम, 10 नंबर में लिखना है। आकलन सीरीज का आप हिस्सा बन सकते हो और कोई डाउट है इस नंबर में मुझे रीच कर सकते हो। कॉल नहीं करना, मैसेज करना है। ये ऐप डाउनलोड करो, सौरभ पांडे CSE करके है। एडवांस करंट अफेयर्स का जो 2 ईयर्स का करंट अफेयर्स है उसकी जो टेस्ट सीरीज़ है, ठीक है, उसमें टोटल 50 टेस्ट हैं। इसका हिस्सा आपको बनना है। 50% अभी इसमें डिस्काउंट चल रहा है, तो टोटल 50 टेस्ट हैं। 10 टेस्ट हो चुके हैं, 11वां टेस्ट
शेड्यूल्ड है इस संडे को। 10 टेस्ट के पीडीएफ मतलब 9 टेस्ट के पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग को पीडीएफ मिलते जाएंगे, आप टेस्ट अटेम्प्ट करो, ठीक है। साथ साथ में रिवीजन करते रहना उन पीडीएफ के माध्यम से। ये जो है प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम 24 की जो तैयारी कर रहे हैं उसको ज़रूर से हिस्सा बनना है, ठीक है। और इसमें सारी चीज़ें मैं फोकस भी करूँगा, और उसमें मैंने आपको कुछ डिटेल भी मांगी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है, तो आप लोग गो थ्रू हो जाना, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लो जो ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप अपने आंसर मुझे पोस्ट करें। अगर आप आकलन सीरीज़ का हिस्सा नहीं है तो इसमें ज़रूर से पोस्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।